जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम क्लास देखेंगे ये आपका मध्यकालीन भारत का क्लास होगा जो कि अपडेट वर्जन लूसेंट का है और इसमें पुराने वाले लूसेंट से बहुत सारा ही अपडेट किया गया है, तो क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप एंशिएंट भारत या प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देख सकते हैं। आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे ही बिहार दरोगा का सेट भी स्टार्ट हुआ है जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहां जा करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहां से पहले टेस्ट देखें, फिर बाद में इसका आंसर आपको जो है सो यहीं पे डिस्कशन करा दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके इसका आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे मध्यकालीन भारत पर अरबों का पहले आक्रमण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया था मोहम्मद बिन कासिस के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 712 में जो है सिंध पर ये आक्रमण किया और वहाँ पे विजय भी प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासक था। किसका था? राजा दाहिर के शासक था, उसको ही पराजय किया था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था। इसका मूल काम जो था, सबसे पहले धन और जो था उसको लूट लेता था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसके बाद जो था महमूद गजनवी आया था। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी रखी थी। कौन? अलप्तगीन के द्वारा जो है गजनी की साम्राज्य का स्थापना किया था। अलप्तगीन के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी पे पिरितिगिन के शासक किया। इसी के शासनकाल में 972 से 970 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। किसके काल में? पिरितिगिन के काल में। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासक था, ठीक है। तो शाही वंश का जो शासक था कौन था? जयपाल था। अब देखिए, अलप्तगीन के गुलाम तथा दामाद सुबक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबक्तगीन का पुत्र था। अब जानिए, महमूद गजनी जो था किसका था? सुबक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म जो था 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान एक जगह का नाम है और वहां का शासक कौन था? मोहम्मद गजनी था, जिस समय इसके पिता सुबक्तगीन का शासक चल रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 958 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाह ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उत दौला तथा यमीन उल मिल्ला की उपाधि दिया। अब देखिए, ये चीज याद रखेगा, महमूद गजनी को कौन कौन उपाधि दिया गया था? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि किसे दिया गया? महमूद गजनी को दिया गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। महमूद गजनी के द्वारा भारत में 17 बार आक्रमण किया गया था और ये आक्रमण क्यों करते थे? धन को लूटने के लिए और साथ साथ ही ये इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए थी। ये चीज भी याद रखिएगा। महमूद के भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति था, पहले बता चुके हैं। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी ये मंदिरों में जाकर लूटपाट करते थे, साथ में जो मूर्ति होता था उसको भी तोड़ या उसको नष्ट कर देता था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वह अपने देश को लौट गया। महमूद गजनी ने 101 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल का पराजय हो गया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, महमूद गजनवी का जो है 108 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामी की कांच से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में इसको रखवाया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र कहाँ का क्षेत्र है? जो गुजरात का क्षेत्र है उसको ही सौराष्ट्र कहा जाता है। इस मंदिर की लूट में करीब जो है 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवारा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, सोमनाथ मंदिर लूट
कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। कुछ संपत्ति को इसके द्वारा जाटों के द्वारा लूट लिया गया था। ये नोट देखेंगे तो नोट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको याद रखिएगा। सोमनाथ भारत में 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम था। कौन था? सोमनाथ का मंदिर जो था ये 12 आदि ज्योतिर्लिंग जो था उसमें सबसे प्रमुख था। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर था और 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। किस मंदिर में? सोमनाथ के मंदिर में। नेक्स्ट पेज देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्योंकि सोमनाथ मंदिर जब लूट के जा रहा था तो उस समय में उसका जाट क्या था, उसका कुछ धन संपत्ति को लूट लिया था। महमूद गजनवी की मूर्ति जो है ये 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के सेने में सेवद राय एवं तिलक जैसे हिंदू जो थे उच्च पद पे थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूक महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो ये चारों इंपोर्टेंट है। अलबरूनी किताबुल हिंद जो देखेंगे इसका ही लिखा हुआ किताबुल हिंद है। फिरदौसी, उत्बी और फरूखी ये याद रखिएगा। चार जो थे किसके दरबार में रहते थे? ये जो है अलाउद्दीन जोरी गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। कब? 1173 में मोहम्मद गौरी जो था ये कहाँ का? गौर प्रदेश का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। यानी गौरी इस युद्ध में हारा गया था। किसके द्वारा? भीम द्वितीय के द्वारा। और ये जगह कहाँ था? पाटन गुजरात में था। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध में देखेंगे तो त्राइन युद्ध। त्राइन युद्ध में 1191 में हुआ और गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें देखिएगा पहला जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जो था ये विजय प्राप्त किया था। त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ। ठीक है, किसका विजय हुआ? मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। गौरी एवं जयचंद का युद्ध जो हुआ चंदावर का ये 1194 में हुआ था और इसमें भी गौरी विजय हुआ था। यदि ये भी पूछ ले जो पृथ्वीराज चौहान जो था ये किस युद्ध में मारा गया तो त्राइन के दूसरे युद्ध में मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जो था कौन था? अस्कंद था। तो पृथ्वीराज जो चौहान था उसका सेनापति अस्कंद था। किसमें? त्राइन के प्रथम युद्ध में। और इस युद्ध में किसका विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का। कहीं कहीं पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिया रहेगा, तो ये चीज याद रखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजय प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1226 ईस्वी को कर दिया गया था। अब देखिए मोहम्मद गौरी के जो थे गुलाम थे कौन? जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से सल्तनत काल की स्टार्टिंग होती है। सल्तनत काल में जो कुछ ट्रिक है ये याद रखिए, जैसे गुल खिले तो सलाम। तो ये ट्रिक है जो आपको सीक्वेंस में पूछ देगा कभी कभी। तो देखिए पहले जो आया था ये गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, फिर आया था सैयद वंश, फिर आया था लोदी वंश। और सल्तनत काल की लोदी वंश जो था सबसे लास्ट था। मोहम्मद इब्राहिम लोदी इसका स्थापना किया था और उसके समय में बाबर यहाँ पर जो है सो लास्ट जो शासक थे लोदी वंश के उसको हरा करके मुगल वंश का यहाँ से स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा पहला हो गया मुगल वंश, दूसरा हो गया खिलजी वंश, तीसरा हो गया तुगलक वंश, चौथा हो गया सल्तनत वंश और पांचवा जो हो गया ये लोदी वंश। ये ट्रिक में याद रखिएगा। तो देखिए हम पहला स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और ये कौन थे? गौरी का गुलाम था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है, यानी जो गुलाम होता था उसको फारसी शब्द में बंदगाह कहा गया तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अब देखिए मंगोल आक्रमण हुआ था, तो इसके बाद देख ले मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थे तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, तभी सभी प्रकार के मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषय नैतिक का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करता था, ये माँ का यानी सम्मान करता था, लेकिन स्त्री का नैतिक जो था वो नहीं करता था। वे विभिन्न कबीलों में बंटते थे। उन्हें कबीलों में से एक को 1163 ईस्वी में तेमुचीन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। और चंगेज खां किसके समय में आता है? इल्तुतमिश के समय में आता है। चंगेज खां का जन्म हुआ जिसे महान जो है एवं श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। अब देखिए यहाँ देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 24 जून 1206 ईस्वी को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुब ऐबक के द्वारा डाला गया था और ये अपने जो थे गुरु था उसके स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला था। दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों में दान करने वाला कहा जाता है। और कहीं कहीं रहेगा पील बख्श भी से कहा जाता था। तो ये भी चीज आप देख लीजिएगा। किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन एक समय में कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बनवाया। फिर फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटे मंजिल बनवाया और जिससे इसमें 5वीं मंजिल हो गई और ऊंचाई उसकी देखेंगे तो 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं कहीं पूछता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सो कुतुब मीनार का नींव रखा था, लेकिन उसकी कंप्लीट कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। इसे कभी कभी कहा जाता है जो ये गौरी का ही ये गुलाम था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपका मकबरा है ये लाहौर में ही है, जो कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वहाँ बदायूं का गवर्नर था। तो ये बदायूं का गवर्नर कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य में देखेंगे तो कुतुब निर्माण का जो है सो ये बताए थे पूर्ण किया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टांका और तांबा का जीतल, ये जो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। इक्ता प्रणाली चलाया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इक्ता प्रणाली जो है इसको जो है आगे चल के नष्ट जो था इक्ता प्रणाली को शायद अलाउद्दीन खिलजी किया था। 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगान के नाम से जाना जाता था और इसको लास्ट में आगे पढ़ेंगे बलवन के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था।
खलीफा पद का जो पहला स्वीकृति पद किसके द्वारा प्राप्त किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त नहीं था, इसीलिए इल्तुतमिश को जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म का सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दिया। तो ये आपको ऊपर बताए थे, चंगेज खां चीन का शासक था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन को जो है अपने जो संरक्षण नहीं दिया, जिसके कारण कहा जाता है इल्तुतमिश ने अपने जो क्षेत्र था उसको चंगेज खान से बचा लिया था। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, पर वो अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासक पर उसकी माँ शाह तुरान छाई रही। जो भी जितने भी दिन शासन किया रुकनुद्दीन, उसकी माँ जो है उसके शासन का जो है छाया रहा था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासक थी दिल्ली सल्तनत की, जिसने गद्दी पर बैठी, जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा यानी कावा और कुलाह जो था टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकुत को अमीर ये आखुर यानी घोड़े का जो सरदार होता था, इसको नियुक्त किया था। किसको? जलालुद्दीन याकुत को। और गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयास से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। उससे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजाद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया गया। यानी एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, उसके बाद हो जाएगा आराम शाह, इसके बाद हो जाएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद कौन आया? रुकनुद्दीन आया। ये आप सीरीज याद रखिएगा, रुकनुद्दीन। और उसके बाद जो आया है रुकनुद्दीन बाद के बाद कौन आया? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? बहराम शाह। तो ये सीरीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को जो है डाकुओं के द्वारा कैथल के पास इसका जो हत्या कर दिया गया। तो ये चीज याद रखिएगा। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया गया। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान के पद पर बैठाया गया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाहित करते थे। ये क्वेश्चन बार बार आया है, टोपी सीकर दिल्ली सल्तनत में अपना जीवन को निर्वहन करना कौन सा सुल्तान का नसीब हुआ? तो ये हुआ था इसका नसीरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। पहले हम बता चुके थे आपको, तुर्कान ने चिहलगान जो था ये इल्तुतमिश के द्वारा इसका स्थापना किया गया और इसको खत्म जो है बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया। यह भी पूछा जाता है, बलबन के द्वारा एक शहर बसाया गया, कौन सा है? सीरी है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है, बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज यानी फारसी धर्म जो था उसका एक त्यौहार था नवरोज, यानी फारसी साल का पहला दिन उत्सव जो था ये भी प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर यानी लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ये क्वेश्चन बार बार आता है, लोह रक्त का नीति जो है सबसे पहले किसने लागू किया? तो बलबन के द्वारा। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखे कट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के कवि विद्वान अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारा 7 सुल्तान का राज जो है किसके दरबार में रहे थे? 7 सुल्तानों के राज के दरबारों में अमीर खुसरो रहे थे और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम
जो शासक बना वो सहमुद्दीन कैमुर्स बना। अब यहाँ से देखेंगे तो स्टार्ट होता है खिलजी वंश। खिलजी गुलाम वंश के जो शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखी थी। इसने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में जो है उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारामणिपुरम यानी प्रयाग में कर दिया। तो इसका दामाद था तो अलाउद्दीन खिलजी वो 1296 में जलालुद्दीन को हत्या कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का मूल नाम जो था ये था महमूद हसन। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में 1252 ईस्वी में हुआ। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का दिल्ली के सुल्तान के दरबार में रहे थे। इन्हें तूतये हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है और सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत के कव्वाली गायन को प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक जो है साजगिरी सरपाद आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त इसको है। तो ये चीज़ देख लिए। अब देखते हैं 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसप था। ये बार बार क्वेश्चन आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। घोड़ा दागने सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अब देखेंगे तो अलाउद्दीन के भूराजस्व की दर को जो है बढ़ाकर उपज का जो है 1/2 भाग कहीं कहीं रहेगा 50%। ठीक है, तो ये कर दिया गया था। देखिए जो है अमीर खुसरो के बारे में भी कहा गया है इन्हें हिंदी की खरी बोली बोलने का जनक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें खम्स यानी जो लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग जो है ये कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले के व्यक्ति के शरीर के मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ से लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर यानी एक तरह का ये जो था किन्नर था, जो मलिक काफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत का जितना भी अभियान हुआ था इसमें सैन्य नेतृत्व के लिए मलिक काफूर को भेज दिया था। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ। तो ये देखेंगे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद में देखेंगे तो दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? दीवान ए रियासत। सहना ए मंडी देखेंगे तो ये प्रत्येक बाजार में बाजार के अधीक्षक थे। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान या गुप्तचर देखेंगे ये गुप्त सूचना का जो है प्राप्त करता था। नेक्स्ट देखते हैं जमयत खान मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला व हजारा खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। तो ये इसका स्थापत्य है क्या क्या? जमयत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला व हजार खंबा वाला महल जो है ये किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाजा को इस्लाम वास्तुकला में रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। तो ये याद रखिएगा दैवी अधिकार के सिद्धांत को कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त जो है परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। पूछता है ये क्वेश्चन, वस्तु के परमिट जारी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो यह है परवाना नवीस। सहना ए मंडी यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ वस्त्र शक्कर जड़ी बूटी मेवा दीपक काल तेल एवं अनिर्मित वस्तुएं बिकने के लिए
आती थी। कहाँ पे? सहना-ए मंडी में। अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी अलाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो बुक लिखा है तारीख फिरोज शाही, उसमें ही अलाउद्दीन की आर्थिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं खजाइनुल फतू अमीर खुसरो रिहला इब्न तूता। देखिए ये पुस्तक है, ठीक है, ये पूछेगा खजाइनुल फतू जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो अमीर के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। और देखेंगे रिहला जो आएगा ये आएगा इब्न तूता के द्वारा, एवं फतू शलातीन जो है ये इस्लाम की कृति है। तो ये इसका याद रखिएगा। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुतसिब, सेंसर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेने को खालसा में बदल दिया। नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाए जाने वाले दो नवीन कर में देखेंगे तो एक था चराई कर यानी दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दूसरा जो था गढ़ी कर जो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण देखेंगे तो 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण जो हुआ ये हुआ 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तागरी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग के और तातर के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कवक एवं इकबाला मंद के नेतृत्व में हुआ था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद था। उसको कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर भी दरबार के बीच में दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। खलीफा की उपाधि मुबारक खान के द्वारा भी धारण किया गया था और उधर इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है, इल्तुतमिश को खलीफा के द्वारा खिलत प्राप्त हुआ था, और लेकिन यहाँ मुबारक खान जो है खुद को खलीफा की उपाधि ले लिया था। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को जो है उसकी हत्या कर दी और स्वयं के दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। कौन? मुबारक के वजीर खुसरो खां के द्वारा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया। अब यहाँ से होता है तुगलक वंश की शुरुआत। सल्तनत काल में पूछे सबसे ज्यादा वर्ष तक कौन सा चला था, तो सबसे ज्यादा वर्ष तक तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा वर्ष तक सल्तनत काल में शासन किया था। और एक पूछता है सबसे कम समय तक, सबसे कम समय में कौन किया, तो सबसे कम समय खिलजी वंश का शासक रहा था दिल्ली सल्तनत में। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 18 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दी। नेक्स्ट है इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक जो आता है ये गयासुद्दीन तुगलक आता है। अब देखिए आगे पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक के बारे में, और मोहम्मद तुगलक द्वारा क्रियाओं 4 क्रम से योजना देखेंगे तो दोआब क्षेत्र में ये कर में वृद्धि कर दिया था 1326 से 1327 में। राजधानी परिवर्तन किया था, दौलताबाद लेके चल गया था, दौलताबाद, ये आपको 1326 से 27 में। सांकेतिक मुद्रा जो था प्रचलन में किया था, तो ये किया था आपका 1329 से 30 ईस्वी में। बोला जाता है चमड़े का सिक्का जो है सांकेतिक रूप में चलाया गया था। खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी इसके द्वारा किया था। ये किसके बारे में है? मोहम्मद तुगलक के बारे में। और ये चारों अभियान जो इसका असफल रहा था, इसके कारण ही ये इसका जो है शासन अच्छा से नहीं चल पाया था, जबकि सबसे पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद तुगलक ही था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पनक कोट के नाम से भी
जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गया। गयासुद्दीन के बाद उलू खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो था सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक को अपनी सनक भरी योजना, क्रूर कृतियां, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया है। और ऊपर उसके 4 जो योजना था उसके बारे में बता दिए हैं। तो यही चारों योजना असफल रहा, जिसके कारण इसका जो शासन है अच्छा से नहीं चल पाया था, और इसी के लिए इसको जो है ये रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील का जो है कहा गया है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। मोहम्मद तुगलक के द्वारा किसान विभाग के लिए, किसके लिए? किसान विभाग के लिए, कृषि के विकास के लिए किसका भी जो है स्थापना किया गया था? तो अमीर-ए-कोही का। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर और इसका नाम दौलताबाद रखा। ऊपर बताए थे दिल्ली से ही अपना स्थान जो है स्थानांतरित करके कब 1326 से 27 में स्थानांतरित किया और उसका नाम जो रख दिया दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्म में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद तुगलक के लिए ताजे फल यानी खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। निश्चय सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने कांसा यानी फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातु के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के टांका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मर्नियस की संज्ञा दी है। अब देखिए यही बताए थे सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खान एवं ईरान के गजन खान नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग अमीर अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो याद रखिएगा जो सल्तनत काल में सबसे पहले जो है मोहम्मद तुगलक ने चीन में एक राजदूत भेजा जिसका नाम कौन था? इब्न बतूता। और इसका कृति एक बुक है जिसका नाम क्या है? तो इसका कृति है रेहला। तो ये चीज याद रखिएगा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेश व्यापारियों को आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना की यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगरों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथन अनुसार देखेंगे तो सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। किसके अनुसार? मोहम्मद तुगलक के समय में। और किसके अनुसार? इब्न बतूता के अनुसार। उसने किसमें लिखा है? रेहला में लिखा है। तो ये चीज एक बार याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसमें मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। किसके द्वारा? जिया नक्शबी। ये याद रखेगा जो संस्कृत को पहले ही फारसी में अनुवाद किया। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा, जिसमें एक तोता का एक ऐसे विरहनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हो। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। तो ये पूछता है मोहम्मद तुगलक जो है किसको जैन साधु को बुलाया था? तो जिन प्रभु सूरी को। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के गोडाल में हुआ था। ये थट्टा जगह का नाम है और गोडाल में इसका हुआ था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुका नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहवानी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन लिखता है? तो ये आप जानते हैं बदायूं के द्वारा लिखा गया है।
मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन के शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए हैं। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी जाती है। तो ये पूछता है दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक था जिसने दो बार राज्याभिषेक करवाया, तो ये आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और आत्मकथा भी पूछेगा जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज जो लगान था, खुम्स युद्ध में भूमि लूट का माल था, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मण पर भी जजिया कर को लागू किया था। पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग रखा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया। तो पहले हम जान ले जो फर्स्ट नहर का निर्माण सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासन करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक करवाया था। ठीक है। और यदि पूछे तुगलक करवाया था और पूछे यदि जो सबसे ज़्यादा जो है कौन से जो है नहर का निर्माण करवाया, सबसे ज़्यादा फिरोज तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिरजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से जो है अशोक के 2 स्तंभ को लगाकर दिल्ली में स्थापित किया है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। किसके द्वारा? ये फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापना इसका करवाया गया था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में ही था। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग जो है दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशागनुत भी बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहा ए फिरोज शाही की रचना की। तो पहले बता चुके हैं सिर्फ सुल्तान का दिल्ली सल्तनत कालीन जो है एक सुल्तान जो है सो आपका जो अपनी आत्मकथा लिखा है वो कौन है? फतुहा ए फिरोज शाही। इसने जिहाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसके द्वारा जो है ना ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में कुछ फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा जो दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। किसके द्वारा? अपाउद्दीन द्वारा। तो ये चीज़ याद रखा गया और उसका नाम रखा गया दलायते फिरोज शाही। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाया जिसे अद्धा एवं भिक कहा गया। किसको? अद्धा एवं भिक कहा गया। ये चांदी और तांबे के मिश्रण था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चालू करवाया गया था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक था यह कहा गया है। तो ये बार बार आता है दिल्ली से पालम तक किसका शासक था? तो ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का था। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुर्सर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया।
अब हम बताए थे आपको, इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की जो कार्यकाल है ये आपका 1414 से 1451 ईस्वी था। सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां ने किया। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से खुश रखा। खिलजी खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासन नियुक्त किया। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिलजी खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 में हो गई। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाही की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह के द्वारा करवाया गया। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? ये देखिए लास्ट जो स्थापना करता है ये, और जो लास्ट में रहता है ये काफ़ी इंपोर्टेंट होता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा था। उसके बाद आता है लोदी वंश। लोदी एक तरह से बोला जाता है ये अफगान था, अफगान वंश था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही जाता है। तो याद रखिएगा, एक तो ये हो गया अफगान वंश से संबंधित, और दूसरा जाएंगे तो आपको शेरशाह सूरी है, ये भी अफगान वंश से संबंधित होगा। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। कौन? बहलोल लोदी। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। लोदी जो है, लोदी के पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं लिखने वाले सुल्तान सिकंदर लोदी थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में फरंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर टुकड़ों को कसाई को मांस तौलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमान को तजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोदी के द्वारा। जो सिकंदर लोदी क्या क्या था? आगरा शहर की स्थापना किया। इसके द्वारा फारसी में फहरंग सिकंदरी का अनुवाद करवाया गया। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के जो है तोड़वा करके, और मूर्ति का जो टुकड़ा बचा था ना उसको मांस यानी कसाई सबको दे दिया था, जिससे मांस तौलना। और मुसलमान के जो महिला थी, मुसलमानों के द्वारा तजिया और मुसलमान के महिला को पीर एवं संतों के मजार पे जाने से जो है रोक लगा दिया। कौन? सिकंदर लोदी। तो ये याद रखिएगा। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम यानी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तान में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्तिया होली में भाग लेता था। ये नोट है, तो नोट में आप जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। दिल्ली के मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री और वजीर जो थे मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हारा और इस युद्ध में ही वह मारा गया। तो ये चीज याद रखिएगा, रणभूमि में सल्तनत का उनका सिर्फ एक सेनापति था या एक जो सुल्तान था जो मारा गया, वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ बनता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलता खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनतकारी शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के काल में शासन व्यवस्था हम देखेंगे तो केंद्रीय शासन का मुखिया जो होता था ये सुल्तान होता था। बलबम एवं अलाउद्दीन के समय में अमीर
प्रभावहीन हो गए थे। अमीर का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश यानी अपवांश वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस एक खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। तो मजलिस एक खास एक जगह का नाम है। इस जगह में मजलिस ए खलवत की मंत्री परिषद यानी कौन हो गया, सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद था उसका बैठक किस में होता था, मजलिस ए खास में होता था। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब देखते हैं कुछ मंत्री है और उसे संबंधित विभाग दिया हुआ है। तो वजीर या प्रधानमंत्री जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ ए मुमालिक यानी महालेखाकार प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। मजूमदार देखेंगे तो उधार दिए गए धन का हिसाब रखना था। देखेंगे खजीन देखेंगे तो कोषाध्यक्ष था। आरिज ए मुमालिक देखेंगे तो दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। शूद्र उस सुदूर देखेंगे तो धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात देखेंगे तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च ये अधिकार था। नेक्स्ट देखेंगे बरीद ए मुबालिक देखेंगे तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकील ए दर देखेंगे सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करने वाला था। दीवान ए खैरात दान विभाग था। दीवान ए बंदगान देखेंगे तो ये दास विभाग था। और दीवान ए इस्तिहाक देखेंगे तो ये पेंशन विभाग था। यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीन याद रखिएगा। खैरात हो गया मतलब दान देने के लिए, खैरात में क्या करते हैं, किसी को दान देते हैं। बंदगान यानी दास सब जो होता है ना, जो उसको बंदगान यानी बंद करके रखते थे, किसको, दास को रखते थे। इस्तिहाक देखेंगे तो बूढ़े लोग या जो सैनिक होते थे उसको पेंशन दिया करता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामले, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वान का धर्म परायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख देखेंगे तो सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग को भी अध्यक्ष होते थे। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए विभाग है कुछ और इसके देख लेंगे। तो दीवान मुस्तखराज यानी वित्त विभाग था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान यहाँ दिया हुआ है, किसके समय में शुरू किया गया था। तो देखेंगे वित्त विभाग यानी दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान कोही कृषि विभाग आगे पढ़ चुके हैं पीछे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दीवान अर्ज देखेंगे तो ये सैन्य विभाग है, ये भी बलबन के समय में। दीवान बंदगान देखेंगे तो ये भी देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय में। दीवान खैरात देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। दीवान इस्तिहाक देखेंगे तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय, यानी बंदगान, खैरात और इस्तिहाक ये तीन जो हो गया तो ये फिरोज शाह तुगलक में। और जो था सैन्य विभाग बलबन के समय में। कोही देखेंगे तो मोहम्मद तुगलक के समय में कृषि विभाग था। और मुस्तखराज देखेंगे तो विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। नेक्स्ट देखते हैं दीवान इंसान नामक विभाग का रचना पत्राचार से संबंधित रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। तो दूत को क्या कहता था, बरीद कहता था। शासक के सबसे ज्यादा विश्वासपात्र लोग की मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब या वली या मुक्ति द्वारा होता था। इक्ता को सिक्कों या जिलों में विभाजित किया जाता था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैन्य अधिकारी था। अब देखेंगे कर, एक तरह की कर व्यवस्था। उस्र जो था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। कौन, उस्र। खराज देखेंगे तो ये था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले भूमि कर था। जकात देखेंगे तो मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा जो होता था लिया जाता था। जजिया देखेंगे तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। और ये पूछता है जब ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसके द्वारा जजिया कर लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब देखिए नोट दिया है तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट होगा। खम्स या लूटे हुए धन
खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग तथा जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं के लिए रखा और सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से भी कोई हिस्सा नहीं लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिखों को परगना में विभाजन किए गए था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा करता था। किसका? 100 गांव का या शहर का देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया है। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकारी सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। अब देखेंगे 10 अश्वरोही बराबर होता है 1 सर एक खेल। 10 सर एक खेल में देखेंगे 1 सिपह सलाहकार होता है। 10 सिपह सलाहकार में 1 अमीर होता है। 10 अमीर में 1 मलिक होता है और 10 मलिक में 1 खान होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मगलिक तथा अराद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। हम पहले बताए थे इक्ता जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, लेकिन उसका समापन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वहीं इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल भी चलाया गया था, जिसका समाप्त बलबन के द्वारा किया गया था। तो ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको याद करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अहिनिवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोना चांदी व जरी के कामों के लिए। यानी इस तरह शहर दिया हुआ है और प्रसिद्ध कारण देख लेंगे तो ये इस तरह दिया हुआ है। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्क, अरब, रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी का मुख्यतः बंगाल से मंगाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत में देखेंगे तो कुरान होता है, हदीस, इजमा एवं कयास होता है। सुल्तान समाप्त सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित रहता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की जो है मिश्रित प्रणाली को मुक्ता कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन किया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टांके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन? देवल। अब मोहम्मद तुगलक के समय में आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर के शाब्दिक अर्थ होता है जीत यानी विजय का शहर यानी जीत का शहर। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद जो है प्राप्त करके किया था। हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो शासनकाल है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सीज में याद रखिए। हरिहर आया, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय। ये सीक्वेंस में याद करिएगा। इसका डेट नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी देखेंगे तो हम्पी था। यह हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के खनहंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा जो था यह आपका तेलुगु इसकी राजभाषा था। हम्पी शायद तमिलनाडु में है और इसका राजभाषा देखेंगे तो
तेलुगु है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर जो है क्रमशः निम्न वंश ने शासक किया। एक तो आया संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अराबिडो वंश। ये जो 4 वंश है ये आपको विजयनगर पर शासन किया था। देखते हैं अष्टदिग्गज में शामिल कवि की रचना किस किस के था, तो देखेंगे तो यह था अल्लल सनी पेदुदन या मनु चरित्रम एवं हरि कथा सागर। नंदित तिमम देखेंगे तो परिजात हरण है। भट्ट मूर्ति देखेंगे तो नर्स भूपालियम और हरिश्चंद्र लोपा खया नाम था। धूर्तजति देखेंगे तो कलहस्ती महात्म था। मलन देखेंगे तो राजशेखरम चरित्र था। अच्युत राज रामचंद्र तो ये था सकल कथा सागर संग्रह एवं रामा भद्युत्यम। पिंगाली सूरत के द्वारा देखेंगे तो राघव पांड्य था, जबकि तेनाली रामकृष्ण के द्वारा पांडुरंग महात्य था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कठिन वर्ड भी है तो याद भी नहीं होगा, तो इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्का प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम के द्वारा कौन सा वेदमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। ये इंपॉर्टेंट है हरिहर बुक्का के बारे में, ठीक है। इटली के यात्री निकोली काउंटी जो था विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में किया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। किसके द्वारा? निकोलो कोंटी के द्वारा। यहाँ पे निकोलो कोंटी होगा। तेलुगु के 5 महाकाव्य में देखेंगे तो महाकाव्य है, उधर रचनाकार तो देखेंगे अमुक्त माल्या, ये कृष्ण देवराय यानी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मनु चरित्रम ये है अलसनी पेदम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वसु चरित्र भट्ट मूर्ति, ये याद रखिएगा। राघवा पंडित व्यूम देखेंगे तो पिंगली सूरत और पांडुरंग महात्यम देखेंगे तो ये तेलानी रामकृष्ण। यहाँ पे ये 3 ठो याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नहर में जो है नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमारडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल्ला रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर के पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहा। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीर दी थी। देखते हैं, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं जो है ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485 से 1506 की स्थापना किया था। किसके द्वारा? सालू नरसिंह के द्वारा। तुलुम वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में से लेकर 1565 ईस्वी में स्थापना इसका वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वो 8 अगस्त 1509 को शासन बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबर नेवा में जो है ये कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय ने शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमियोगोस पायस विजयनगर आया था। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लासनी पेदम सबसे प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषा का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का जो है क्लासिक युग कहा गया है। किसके? तो ये हो जाएगा कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहते थे उसके बारे में कहा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुत माल्या एवं संस्कृत में जम्बती कल्याणम और
उषा परिणय की रचना किया है। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुर में बदराज एवं नारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज में अभिनव भोज आंध्र पितामह की जो है आदि की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट देखेंगे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है तुलु वंश का अंतिम शासक कौन बना था? तो ये सदाशिव बना था। ठीक है, राक्षसी, तरंगनी या तालिकोटा या बनीहट्टी का युद्ध ये आपका 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य तो था उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। दक्षिण राज्य में जो विजयनगर का पतन हुआ तो उसके बाद जो शासन शामिल था इसमें देखेंगे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर था। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व जो किया था ये किया था अली आदिल शाह के द्वारा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व किया था ये राम राय के द्वारा किया गया था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तान के हित के 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे, जिसमें तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा वारा जो है प्रदेश उसमें ये तीनों क्या होता था? टकराव होता था। नेक्स्ट देखेंगे, तालिकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव राव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन जो है वहां से वो स्टार्ट किया था यानी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के चौथे राजवंश आर्विडो वंश की जो है कार्यकाल देखेंगे तो 1570 से 1672 ईस्वी के बीच में, और इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। आर्विडो वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय बना था। आर्विडो वंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना किया था। तो ये याद रखिएगा, वोडेयार जो था वो किसका स्थापना किया था? मैसूर राज्य के। कब? आर्विडो शासक वेंकट के शासनकाल के समय में। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई को क्रम में देखेंगे तो घटते हुए इस प्रकार था, यानी सबसे छोटा देखेंगे तो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा, जिसे हम मंडल कहा करता था। कोट्टम या बलनाडु जिला होता था। यहाँ नाडु देखेंगे तो मेलग्राम होता था, जो कि मेलग्राम होता था ये ग्राम या उर का 50 ग्राम के समूह को मेला ग्राम कहा गया है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। विजयनगर कालीन सेनाओं को नायक कहा जाता था, यानी विजयकार की जो सेना नायक था उसको नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरन कहलाता था। नेक्स्ट देखेंगे, अयंगार व्यवस्था। अयंगार व्यवस्था जो था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगार कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही इसे दान में दी जा सकती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निलोलो कोंटी इटली के थे, जो कि 1420 ईस्वी में आए थे, और ये शासन जो था इस समय देवराय प्रथम का शासनकाल था। अब देखेंगे, अब्दुल रजाक ये फारस के यात्री थे और ये 1442 ईस्वी में आए थे, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। उसके बाद आया नुनिज देखेंगे, ये आपका पुर्तगाली यात्री था, जो कि 1535 ईस्वी में आया था, और ये अच्युत राय
के समय में जो है आया था। नेक्स्ट देखिए डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री थे, 1515 ईस्वी में आए थे और उस समय शासक कौन था? कृष्णदेव राय का शासन था। बारबोसा पुर्तगाली यात्री था जो कि 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय में आया था। तो ये याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के समय में 2 आदमी आए थे। कौन कौन? एक तो था डोमिंगो पायस और दूसरा था बारबोसा, यानी दोनों यात्री कहाँ के था? ये दोनों यानी पुर्तगाल के थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पुर्तगाल के 3 यात्री थे, एक नूनीज था, डोमिंगो पायस था और बारबोसा था। इसमें यही क्वेश्चन बार बार आता है, एक तो कब मतलब किस देश से आया था और किस शासन के शासनकाल में आया था। तो ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कनिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंध समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे, यानी विवाह कर लेता था लेकिन जो विधवा से विवाह करता था उसको कर नहीं लगता था। नेक्स्ट देखेंगे उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को भू धारण पद्धति थी। उबली देखें क्या होता था? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। ये कौन सी? उबली। नेक्स्ट देखेंगे रक्त कोर्गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोर्गे कहा जाता था। कुटगी देखेंगे तो ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को कुटगी कहा गया। किसको? ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसान को पट्टे पर भूमि देते थे, उसे कुटगी कहा गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुदी कहलाता था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले करे के समान एक प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिलाओं अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है, यानी कृष्णदेव राय था उस समय में महिला के अंगरक्षक होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर के सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को वीर पंजाल कहा जाता था, यानी चीटी की तरह व्यापार के निपुण जो दस्तकार वर्ग लोग रखते थे उनको वीर पंजाल कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बरवा कहा जाता था। जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसते थे उसको क्या कहा जाता था? बरवा कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यवक कहा जाता था। मनुष्य का जो खरीद बिक्री होता था उसको वेश्यवक कहा गया। ठीक है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था परंतु सती प्रथा स्वैच्छनिक विद्यमान थी, यानी स्वेच्छा से जो सती होना चाहती थी वो विद्यमान था। ठीक है। बाल विवाह समान प्रथा थी। जैसे मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता थी जो कल्याण मंडप एवं हजार स्तंभ वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता के पत्नी हेतु अमामान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय और उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महान नवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृति में जो है भीमक द्वारा रचित वासपुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं मदुरा विजयन बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना थी।
कृष्णदेव राय का और राम राय के एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संत विद्याधरण ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की है। तो ये याद रखिएगा। ये कौन थे? हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे। कौन? विद्याधरण, जो कि संगीतकार की रचना संगीत सार की रचना की है। बीना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत वाद्य था। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से ली गई है। विजयनगर के नृत्य संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई है जिसे यक्षिणी शैली कहा गया है। यानी संगीत और नृत्य को शैली को मिला के जो विजयनगर काल में एक शैली बनाई गई है उसको यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदौसी या पगोरा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फनम कहा जाता है। प्रताप जो होता है ये आपका 26 ग्रेन का तथा फनम जो होता था ये आपका 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता है। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्रूजेडो पुर्तगाली दिनार फारसी, फ्लोरिन डुकेट इटली मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट आता है बहमनी राज। तो बहमनी राज के देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में देखेंगे तो ये हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। इसकी राज्य भाषा जो रखी थी यह आपका मराठी रखी थी। इसने अपने साम्राज्य के 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदर में बांटा। इसकी मृत्यु जो देखेंगे तो 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गया था। अब देखेंगे जो बहमनी वंश में कुछ प्रमुख शासक था, जैसे मोहम्मद शाह प्रथम था, उसका कार्यकाल 1358 से 1375 था। अलाउद्दीन मुजाहिद्दीन शाह था, दाऊद था, मोहम्मद शाह द्वितीय था, ताजुद्दीन फिरोज था, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय था और शाहुद्दीन मोहम्मद था। तो ये क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन इसको एक और सीक्वेंस से याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही जो है सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध में हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलीय को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाया था जो कि फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की एवं अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा की भी ज्ञात था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे, यानी 2 जगह का नाम है चौल और दभोल। ये जो आपका सबसे बहमनी साम्राज्य में जो है बंदरगाह का नाम था। एक देखते हैं प्रांतपति जो है के विशेष विरुद्ध प्रांत या तफर विशेष विरुद्ध देखेंगे। दौलताबाद में मसनद ए आली था, बरार मजलिस ए आली, बिदर देखेंगे तो आजम हुमायूं और गुलबर्गा तो हो जाएगा मालिक नायब। नेक्स्ट देखते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया। इसने बीदर का नया नाम भी मोहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद कौन रखा? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर ही 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दिया गया। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था जिसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त में दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। इन्हें देखते हैं कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कलीम उल्लाह, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मृत्यु के बाद जो है, इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 राज्यों में बट गया और इनका स्वतंत्र राज्य से संबंधित विवरण नीचे दिया गया। यानी स्वतंत्र राज्य जो बहमनी के टूटा उसके बाद स्वतंत्र राज्य का जो स्थापना हुआ था उसमें पहला बीजापुर था और वहाँ पे वंश आदिल शाह वंश बना और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हुआ अहमदनगर जिसका वंश निजाम शाही वंश था, संस्थापक मलिक अहमद था और ये 1490 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट आता है बरार इमाद शाही वंश जो बनाया था और फतेउल्लाह इमाद शाह के द्वारा जो कि 1490 में। इसमें आता है गोलकुंडा कुतुब शाही वंश यहाँ पर बना था और ये कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापना किया गया 1512 ईस्वी में। और आता है बीदर जो बरीद शाही वंश यहाँ पर स्थापना हुआ और इसका स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा किया गया 1526 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते रहता है तो ये इसको याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद प्रथम ने के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों का जो है नियुक्ति किया था, जो इस प्रकार है। मंत्री देखेंगे और इसका कौन कौन विभाग था ये भी देख लेते हैं। जैसे वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील ए कुल मंत्रियों के कार्य और का निरीक्षक वकील को छोड़कर। जैसे अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का यह अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन था। नाजीर देखेंगे तो वो अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा देखेंगे तो वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल देखेंगे तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदे ए जहाँ देखेंगे तो न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का ये अध्यक्ष बना। नेक्स्ट देखते हैं सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित को बनाया था। उसने उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा का प्रशय देना जारी रखा था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा गया है। उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाए और उसने विठोबा की उपासना के केंद्र जो है पठरपुर को भी अनुवाद दिए। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 ईस्वी में हैदराबाद के बीच 4 मीनार बनवाया। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब है जो 4 मंजिली है और जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई जो है ये आपका 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया है। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का एक मकबरा है। 1680 में बनवाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात संगीतिपूर्ण है।
चारों कोनों पर बनी ऊंचे और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलित प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ आ जाए जो दूसरे ओर यानी छोर पर भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज, यानी जो स्वतंत्र प्रांतीय राज की स्थापना हुआ था उसमें सबसे पहले जौनपुर है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जुना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सवर को जिसे ख्वाजा जहां ने की थी। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क पूरब का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दिया। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक जो बना था हुसैन शाह, जिसका कार्यकाल 1458 से 1500 के बीच में था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी का कब्जा हो गया था। बहलोल लोदी कौन है? जो दिल्ली सल्तनत में अफगान वंश का शासक था और ये लोदी वंश का स्थापना किया था। सरकी शासक के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो जौनपुर शहर को जो है भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। अटला देवी के मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झजरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट आता है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किया। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया था। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 के बीच में ये बुत सिकन कहा गया। किस लिए? जिसके लिए मूर्ति या हिंदू का मंदिर था उसको तोड़ते थे। नेक्स्ट देखते हैं 1420 ईस्वी में जैनुल आबादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और सबसे पहले ये भी आपका पूछेगा जो सबसे पहले जो था जजिया कर किसके द्वारा भारत में समाप्त किया गया? तो ये याद रखेगा जैनुल आबादीन के द्वारा सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया गया था। इसने जजिया कर को हटा दिया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसने जजिया कर को हटा दिया जो बद निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबादीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट और उसके न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बुलर झील स्थित जौना लंका इसके काल की अभियांत्रिक उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट देखते हैं जैनुल आबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीर, तिब्बती आदि भाषाओं के ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में भी अनुवाद किया है। किस को? महाभारत और राजतरंगिणी को। नेक्स्ट आता है बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये बख्तियार खिलजी कौन थे पहले बता चुके हैं। ये सबसे पहले तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये बंगाल के जो है फतेह करने के लिए निकला था, जिस समय में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का जो है नष्ट किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती जिसको उत्तर बंगाल रखा, सोनारगांव जिसे पूर्वी बंगाल रखा और सतगांव जिसे दक्षिण बंगाल
बंगाल रखा था। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल के शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तो कौन था? गयासुद्दीन आजम शाह, जो कि न्यायप्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह, जो कि 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौर स्थानांतरित किया। तो ये याद रखिएगा। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन के सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। अलाउद्दीन के द्वारा सत्यपीर नामक आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खाना की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खाना की उपाधि दी गई है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना और कदम रसूल मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा? तो महमूद शाह के द्वारा किया गया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। नेक्स्ट देखते हैं मांडू के किले। नेक्स्ट आता है मांडू के किले। हिडला भवन दरबार हॉल का निर्माण हसन गंगू शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है, सबसे महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। एक देखेंगे कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अब आता है गुजरात के शासन के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे गुजरात के शासन राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक में देखेंगे तो अहमद शाह, महमूद शाह, बेगारा, बहादुर शाह, ये 4 शासक जो है गुजरात के प्रमुख शासक हैं, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात का समय। गुजरात सबसे प्रसिद्ध शासक देखेंगे तो ये कौन था? महमूद बेगार जो था ये गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। महमूद बेगार ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर जो है उसको बसाया था। नेक्स्ट आता है मेवाड़ देखेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय बड़ी फेमस जगह है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ में गुलिलौती राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यही रतन सिंह है जिसकी बीवी का नाम है पद्मावत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गुहिलौती वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का जो है स्थापना किया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जो है ये विजय रहा था। और जिहादी नारा भी बोला जाता है। सबसे पहले किस में दिया था? बाबर के द्वारा। तो ये आपका खानवा का युद्ध में ही दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कौन? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर ने मेवाड़ को
मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट आता है खानदेश। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक मोहम्मद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। नहीं देखें, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये याद रखिए। अब देखिए सूफी आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूफी आंदोलन, अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया। जो लोग सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें खानगाह या मठ कहा गया है। अब देखिए, जो गुरु के जो चेला होते थे, चेला को मुरीद कहा गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लामिक सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामिक सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ काफ़ी ही गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र जो था ये आपका अजमेर है। वहाँ अभी भी दरगाह है, कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो अजमेर में ही है। देख सकते हैं चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे, जिसमें निजामुद्दीन औलिया था, बाबा फरीद था, बख्तियार काकी था, शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। बाबा फरीद बख्तियार खिलजी काकी के शिष्य थे। कौन थे? बाबा फरीद जो थे वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। ठीक है। बाबा फरीद की रचना देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिल में इसको बाबा फरीद की रचनाएं शामिल किया गया है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य में निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन में दिल्ली के 7 सुल्तान का शासनकाल देखा है और इसके प्रमुख शिष्य के शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी इसके प्रमुख शिष्य थे। शेख बुहारुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों ने सुहरावर्दी धर्म या सिलसिला की स्थापना शेख शिकाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जाकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य नाम प्रमुख संत में थे जलालुद्दीन तबरजी, सैयद सुर्ख जोशी, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, शेख अब्दुल्ला सत्तारिया ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र जो था ये आपका बिहार है। तो देखिए बिहार से कभी कभी पूछ देता है कौन कौन सिलसिला बिहार में प्रचलन में था। तो एक सत्तारी हो जाती है, एक और याद रखिएगा फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी जो था ये भी आपका बिहार से ही प्रचलन में था। कदारी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिहानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक जो थे ये कौन था? मोहम्मद गौस था। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिष्या मत के विरुद्ध थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। उपदेश दिए थे, वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के जो है नारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ की स्थापना किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्र की जगह अपने शिष्य भाई लाहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। ये किसके बारे में कह रहे हैं? गुरु नानक के बारे में। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे। इसके बाद आता है चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता है। चैतन्य का वास्तविक नाम देखेंगे तो विश्वभर था।
इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। किसके द्वारा? गोसाई संघ की स्थापना किया चैतन्य के द्वारा। और साथ ही संकीर्तन प्रथा यानी गायन की कीर्तन शैली को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यासी की दीक्षा दी थी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने दी गई दशक तक भगवान जगन्नाथ की जो उपासना की और चैतन्य का मृत्यु हो गया 1533 ईस्वी में। अब आता है श्रीमद वल्लभाचारी। श्रीमद वल्लभाचारी का जन्म देखेंगे 1489 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। देखिए, एक तो चंपारण बिहार में है तो ये चंपारण है, और यहाँ जो देखेंगे ये क्या है? चंपारण्य है। वाराणसी में हुई थी। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, कि माता का नाम यल्ला मगरू थी, और इसके विवाह जो था महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके दो पुत्र थे, एक गोपीनाथ और दूसरा जो था ये आपका विट्ठलनाथ थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपने निवास स्थान बनाया। बल्लभाचार्य और भक्ति साधना के पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग में पुष्टि मार्ग कहते हैं। जो भक्ति मार्ग है उसका नाम क्या रखा है? पुष्टि मार्ग। किसके द्वारा? श्रीमद वल्लभाचार्य के द्वारा। सूरदास जो था ये इन्हीं का, सूरदास वल्लभाचार्य का जो है ये शिष्य था। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान किया था। किसको? विट्ठलनाथ को। गोस्वामी तुलसीदास आता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम जो था ये हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के जो थे ये समकालीन थे। अब आता है धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हटाकर भोजन कराया था। देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ही पूर्णतः धर्मायन जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुक्त ब्रजभाषा और आंशिक रूप से ये राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गया था। इसके बाद जो आता है वो आता है रैदास। रैदास ये जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का धूर बुनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद आता है दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इसका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर उन्होंने जो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया गया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सूरदास जो है 1596 से 1689 दादू के शिष्य थे। इसके बाद जो आता है वो आता है शंकरदेव। शंकरदेव जो देखेंगे ये आपका 1449 से 1559 के बीच में रहे थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है ये होता है आपका मुगल काल। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ये आपका मुगल काल होगा।